नमस्ते। आज की इस ऐतिहासिक चर्चा में हम एक ऐसी दिलचस्प कहानी पर गौर करेंगे जहां इतिहास के ठोस तथ्य और सदियों पुराने किस्से आपस में इतनी खूबसूरती से घुल मिल गए हैं कि उन्हें अलग करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। हम बात कर रहे हैं 12वीं शताब्दी के एक बेहद मशहूर और महान शासक की। एक ऐसी तलवार जिसमें बिजली थी और ऐसी आंखें जिनमें अटूट आत्मविश्वास भरा था। ये वो दौर था जब अपना देश छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। लगातार युद्ध चल रहे थे और ऐसे माहौल में राजपूताना की वीर भूमि से एक ऐसी गाथा शुरू होती है जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। भाग 1, राजपूताना के नायक। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है अजमेर से। सोचिए जरा, जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं उस उम्र में इन्होंने ना सिर्फ तलवारबाजी में महारत हासिल कर ली थी बल्कि अजमेर और दिल्ली जैसे विशाल साम्राज्यों की सत्ता भी संभाल ली थी। सच में शुरुआत से ही इनकी क्षमता बिल्कुल अद्भुत थी। इनकी एक सबसे खास खासियत थी शब्द भेदी बाण। अब ये क्या है? दरअसल ये एक ऐसी प्राचीन युद्ध कला है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आवाज सुनकर बिना देखे बिल्कुल सटीक निशाना लगाया जाता है। सोचकर ही हैरानी होती है ना। इस एक अनोखे हुनर ने इन्हें अपने वक्त का सबसे बेजोड़ योद्धा बना दिया था। और यहीं पर इस कहानी में एंट्री होती है एक और बेहद खास शख्स की, चंद बरदाई। ये सिर्फ एक कवि या इतिहासकार नहीं थे बल्कि सम्राट के सबसे करीबी दोस्त और मार्गदर्शक थे। चंद बरदाई ने जो कुछ अपनी आंखों से देखा उसे अपनी कविताओं में ऐसे पिरोया कि ये ऐतिहासिक व्यक्तित्व आने वाली सदियों के लिए एक अमर किंवदंती बन गया। भाग 2, प्रेम और विद्रोह। खैर, इतिहास सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि प्रेम और जज्बात से भी करवट ले रहा है। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता ने सम्राट को कभी देखा तक नहीं था, फिर भी उनकी बहादुरी के किस्से सुनकर ही वो उन्हें अपना दिल दे बैठी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच था। संयोगिता के पिता राजा जयचंद सम्राट के सबसे कट्टर दुश्मनों में से एक थे। स्वयंवर के दिन जो हुआ वो किसी थ्रिलर फिल्म के सीन से कम नहीं था। राजा जयचंद ने अपमान करने के लिए दरवाजे पर सम्राट की एक मिट्टी की मूर्ति रखवा दी, मानो वो कोई द्वारपाल हो। पर राजकुमारी संयोगिता ने वहाँ आकर उसी मूर्ति को वरमाला पहना दी और तभी अचानक सम्राट वहाँ खुद पहुँच गए और राजकुमारी को अपने साथ निकाल ले गए। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, ये डंके की चोट पर एक बहुत बड़ी राजनीतिक सत्ता को दी गई खुली चुनौती थी। भाग 3, तराइन का महान युद्ध। उधर उत्तर पश्चिम से एक बिल्कुल नया और बेहद खतरनाक दुश्मन आकर खड़ा हो गया था, मोहम्मद गोरी। इसका मकसद सिर्फ लूटपाट करके वापस जाना नहीं था बल्कि वो पूरे उपमहाद्वीप पर पूर्ण सत्ता स्थापित करना चाहता था। अब सम्राट और गोरी का आमना सामना होना तय था। ये भारत की आत्मा के लिए होने वाला एक प्रलयंकारी युद्ध था। तराइन के पहले युद्ध में तो सम्राट ने शानदार जीत हासिल की जिसने उनके आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। लेकिन 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। इस बार गोरी एक बेहतर रणनीति, चालबाजी और पूरी तैयारी के साथ लौटा था और नतीजा एक ऐसी दर्दनाक हार जिसने इतिहास बदल दिया। इस दूसरे युद्ध के बाद कहानी एक बेहद दुखद और रुला देने वाला मोड़ लेती है। सम्राट को पराजित कर बंदी बना लिया गया और सिर्फ कैद नहीं किया, उनकी आंखें बड़ी बेरहमी से छीन ली गईं। एक महान सम्राट का ऐसा पतन और उस अंधकार में उनकी पीड़ा, इसे महसूस करना भी बहुत भारी लगता है। लेकिन कैद के उस घने अंधेरे में भी सम्राट का आत्मसम्मान नहीं टूटा। उनके दोस्त चंद बरदाई ने गोरी के दरबार में एक कविता पढ़ी, 4 बांस 34 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। ये कोई मामूली कविता नहीं थी, ये तो एक गुप्त कोड था, एक नक्शा था जिसमें ठीक ठीक बताया गया था कि गोरी कितनी दूर और किस दिशा में बैठा है। अंधेरे में बदला लेने का ये एक अचूक मास्टर प्लान था। और फिर आता है क्लाइमैक्स। एक अंधा बंदी सम्राट आवाज का सहारा लेता है और अपने बचपन की उसी अद्भुत कला शब्द भेदी बाण का इस्तेमाल करता है। तीर छूटता है और ऐसा कहा जाता है कि वो तीर सीधे मोहम्मद गोरी के पार हो गया और उसकी वहीं मौत हो गई। एक अंधे सम्राट ने सिर्फ आवाज के बल पर अपना आखिरी और सबसे घातक वार किया था। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे अहम सार है। हार के बाद भी सम्मान के साथ जीना ही असली जीत होती है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि भौतिक रूप से हार जाने के बाद भी अगर आपका सम्मान और साहस जिंदा है तो आपकी गाथा आने वाली कई पीढ़ियों को हमेशा के लिए प्रेरित करती रहेगी।